कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का इन टेक्स्ट क्वेश्चन 9.6 दिया हुआ है। ये कॉम्प्लेक्स दिया है निकल Cl4 और ओवरऑल चार्ज इसका 2- है। इज पैरामैग्नेटिक बाय नेचर while another complex दिया है is diamagnetic by nature while both are tetrahedral। why? अब देखिए भाई, इसमें से सबसे पहले अगर आप देखें क्वेश्चन में 2 कॉम्प्लेक्स दिए हैं, दोनों कॉम्प्लेक्सेस की ज्योमेट्री सेम है बट उनका मैग्नेटिक करेक्टर डिफरेंट है। मैग्नेटिक करेक्टर एज वेल एज ज्योमेट्री डिटरमिन करने के लिए आप वैलेंस बॉन्ड थ्योरी यूज करके आंसर कर सकते हैं। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से किसी भी कॉम्प्लेक्स का हाइब्रिडाइजेशन निकालिए, फिर इसके बाद में ज्योमेट्री निकाल लीजिए, फिर इसके बाद में उसका मैग्नेटिक करेक्टर निकाल लीजिए। अब देखिए भाई, इस क्वेश्चन को जब आप करेंगे तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के जितने भी एप्लीकेशन है वो सभी के एप्लीकेशन आपको देखने को मिलेंगे। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैं इस कॉम्प्लेक्स को ले लेता हूँ, जैसे ये हो गया आपका निकल और ये Cl4 हो गया, इसका ओवरऑल चार्ज कितना हो गया -2। ठीक है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को यूज करने के लिए जो स्टेप्स मैंने लेक्चर्स में शेयर किए हुए हैं, सबसे पहले स्टेप आपको क्या करना है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम आपको निकालना है, ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है भाई, तो बहुत ही सिंपल पार्ट है, ये निकल हो गया सेंट्रल मेटल एटम प्लस ये हेलोजन लगा हुआ है, तो हेलोजन का चार्ज कितना होता है -1, ओवरऑल चार्ज कितना हो गया -2। ठीक है, तो इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये -4 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये +2 निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट मिल जाता है। मतलब है कि इस कॉम्प्लेक्स में जो निकल डला हुआ है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप जो आपको करना है वीपीटी थ्योरी यूज करने के लिए, नेक्स्ट स्टेप में आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सेंट्रल मेटल आयन आपको लिखना है। मतलब ये जो आपका निकल मिला हुआ है, निकल और इट इज हैविंग +2 चार्ज। ठीक है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाती है। तो अब इस ऑक्सीडेशन स्टेट में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको लिखना है। तो निकल का आप लोगों ने सीखा होगा कि इसका एटॉमिक नंबर 28 होता है। जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 8 आपका 3d ऑर्बिटल में चला जाता है और 2 चला जाता है s ऑर्बिटल में, ये हो गया। ठीक है, इसके पास में +2 चार्ज है, मतलब है कि इसने कितने इलेक्ट्रॉन से लूज किए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन से लूज किए हैं, आउटर मोस्ट के इसने लूज कर दिए, तो इसमें 4s0 बचेगा। तो लीजिए यहाँ पर 3d8 और ये आपका 4s0 हो गया। ठीक है भाई, हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, हम सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन इसका निकालेंगे इस कॉम्प्लेक्स का, फिर इसके बाद में हाइब्रिडाइजेशन से ही तो आप ज्योमेट्री निकाल सकते हैं। हाइब्रिडाइजेशन जब आपको मिलेगा फिर इसके बाद में ज्योमेट्री निकालेंगे, ज्योमेट्री के साथ में आप निकाल सकते हैं इसका मैग्नेटिक करेक्टर। मतलब कि ये डायमैग्नेटिक बाय नेचर है या पैरामैग्नेटिक बाय नेचर है। अब देखिए भाई, नेक्स्ट स्टेप जो आपको करना है, यहाँ पे आपको करना है ऑर्बिटल नोटेशन। ऑर्बिटल नोटेशन लिखना है भाई, किसका, सेंट्रल मेटल आयन का ऑर्बिटल नोटेशन। ठीक है, ये थर्ड स्टेप आपको फॉलो करना है। तो ये 3d8 दिया है, तो d ऑर्बिटल से आपके कितने बॉक्सेस होते हैं, 5 बॉक्सेस होते हैं, 3d8 कर दिया। ठीक है, ये 4s में एक भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं है और ये 4p भी तो आपका खाली पड़ा हुआ है, 4p भी खाली पड़ा हुआ है, 4d भी आपका खाली पड़ा हुआ है। भाई डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को सेंट्रल मेटल एटम की तरह क्यों यूज किया जाता है, क्योंकि इनके पास में बहुत सारे वेकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं, तो आसानी से इलेक्ट्रॉन पेयर लिगेंड से एक्सेप्ट कर सकते हैं। अब देखिए भाई, यहाँ पे अगर आप देखें तो 3d8 दिया है, इसके पास में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 8। पहले सिंगली फिल्ड कर लेते हैं, हुन्स रूल के अकॉर्डिंग सिंगली फिल्ड कर दिया, फिर इसके बाद में आप डबल फिल्ड कर दीजिए। ठीक है भाई, हुन्स रूल का वायलेशन यहाँ पर नहीं होता है। अब इसके बाद में इसमें एक भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, इसमें एक भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं, तो एक भी इसमें फिल नहीं करेंगे। जो आपको 4th पॉइंट करना है ये होता है आपका स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड आपको कंसीडर करना है, स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड्स। बस यहाँ से आपकी पूरी वीबीटी थ्योरी इंप्लीमेंट हो जाती है। अब देखिए भाई, स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड्स हम लोग क्यों कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से आपको पता चलेगा कि जो आपने ऑर्बिटल नोटेशन लिखा हुआ है इसमें आपको इलेक्ट्रॉन पेयरिंग करना है या नहीं करना है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड दिया है तो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, वीक फील्ड लिगेंड दिया है तो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। अब देखिए, हम लोगों ने सीखा हुआ है, लेक्चर में मैंने बताया हुआ था कि अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड दिया हुआ है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड दिया है, तो किसी भी लिगेंड में अगर डोनर एटम कार्बन होता है, नाइट्रोजन होता है, फास्फोरस होता है, तो वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करेगा। और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स की वजह से पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये चीज़ आप दिमाग में रखें। बहुत छोटी सी इंफॉर्मेशन है पर बहुत ही क्लियर हो जाएगा। वीक फील्ड लिगेंड के बारे में बात करें तो इसमें से जो डोनर एटम होते हैं ये तो ऑक्सीजन होता है, सल्फर होता है, या तो आपका होता है हेलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये हेलोजेंस हो जाते हैं। अगर आपका वीक फील्ड लिगेंड है तो नो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, बस केवल ये पार्ट आपको दिमाग में रखना है। इतनी इंफॉर्मेशन को ले करके आप वीबीटी थ्योरी आसानी से अप्लाई कर सकते हैं और आसानी से इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट,
इसमें अगर आप देखें तो जो लिगेंड लगा हुआ है हैलोजन है। मैंने बताया हुआ है कि भाई अगर हैलोजन डोनर एटम होता है तो मतलब वो लिगेंड आपका वीक फील्ड लिगेंड की तरह काम करेगा। अगर वीक फील्ड लिगेंड है मतलब नो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। तो यहाँ पर जो ऑर्बिटल नोटेशन में जो भी स्पिन दिए हुए हैं उनको बिल्कुल टच नहीं करना है, जैसे दिया है वैसे जो का त्यों रहेगा। बिल्कुल पेयरिंग न पेयरिंग कुछ नहीं करना है, पेयरिंग तो नहीं करना है भाई, और इसमें से बिल्कुल टच नहीं करना है, अब ज्यों का त्यों रखा रहने दीजिए, ठीक है भाई। अब देखिए अब हमें क्या करना है, इसमें कितने लिगेंड्स दिए हुए, 4 लिगेंड्स दिए हैं। ये यूनिडेंटेट नेगेटिव लिगेंड है। लिगेंड्स के बारे में आप लोगों ने सीखा हुआ, हर एक लिगेंड्स एक इलेक्ट्रॉन पेयर या एक लोन पेयर डोनेट करेगा। अब एक इलेक्ट्रॉन पेयर या लोन पेयर को एकोमोडेट करने के लिए एक वेकेंट ऑर्बिटल की ज़रूरत होगी, क्योंकि अगर आप चाहें तो इलेक्ट्रॉन पेयर इसमें नहीं आप इंसर्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें 3 स्पिन हो जाएंगे। 3 स्पिन अगेंस्ट रूल हो जाएगा, जो आप लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ा हुआ है। अब देखिए भाई नेक्स्ट पार्ट क्या है, 4 यूनिडेंटेट लिगेंड्स दिए हुए हैं, हर एक लिगेंड्स एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा। तो मतलब है कि इस सेंट्रल मेटल एटम को 4 वेकेंट ऑर्बिटल देने होंगे, ताकि हर एक वेकेंट ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन पेयर आ सके, ठीक है भाई। यहाँ पे अगर आप देंगे तो एक इलेक्ट्रॉन पेयर इसमें आ जाएगा, इसमें भी आ जाएगा, इसमें भी आ जाएगा, इसमें आ जाएगा। हमें कितने वेकेंट ऑर्बिटल चाहिए, कितने, 4, ताकि ये ऑर्बिटल्स आकर के इनके साथ में इसके ऑर्बिटल के साथ में ओवरलैपिंग करेंगे और बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। तो ये पार्ट हो गया। लीजिए 4 ऑर्बिटल्स हमने यूज कर लिया। 4D भी डला हुआ है परंतु उसका कोई यूज नहीं है, ठीक है, उसका कोई यूज नहीं है। हमें केवल उतने ही वेकेंट ऑर्बिटल यूज करने जितनी ज़रूरत है, ठीक है भाई। तो अब देखिए किसमें, इसमें अगर आप देखें तो सेंट्रल मेटल एटम के कौन से ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर रहे हैं, इंटरमिक्सिंग कर रहे हैं, ठीक है, हाइब्रिडाइज कर रहे हैं। ये S हो गया और ये P3 हो गया। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है sp3, ये हो गया। अब इस sp3 से आप आसानी से ज्योमेट्री निकाल सकते हैं, ठीक है भाई। आप लोगों ने लेक्चर में देखा होगा बीपीटी थ्योरी के कि अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है और हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो क्या होगा, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल हो जाता है। कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 4 है और हाइब्रिडाइजेशन dsp2 हो जाता है तो वहाँ पर स्क्वायर प्लानर हो जाता है। हमें dsp2 नहीं मिल रहा है, यहाँ पर हमें मिल रहा है sp3, और sp3 की वजह से इसकी ज्योमेट्री क्या हो जाती है, टेट्राहेड्रल। तो चलिए इस कॉम्प्लेक्स के बारे में हमने एक पॉइंट क्लियर कर लिया कि ये टेट्राहेड्रल बाई नेचर है। कैसे, क्योंकि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3। नेक्स्ट पॉइंट हम डिटरमिन करते हैं इसका मैग्नेटिक कैरेक्टर। मैग्नेटिक कैरेक्टर इन द सेंस ये डायमैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक में क्या हो जाएगा भाई, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। डायमैग्नेटिक में क्या हो जाएगा, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं। तो अब इसमें अगर आप देखें तो इसके ऑर्बिटल नोटेशन में यहाँ पे अगर आप देखें तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं इस सेंट्रल मेटल एटम के पास में। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है तो ये कैसा हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा आपका पैरामैग्नेटिक बाय नेचर, ठीक है भाई। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो हमने इस सेंटेंस को भी जस्टिफाई कर दिया, दिस कॉम्प्लेक्स इज पैरामैग्नेटिक बाय नेचर एंड दिस कॉम्प्लेक्स इज हैविंग द ज्योमेट्री दैट इज टेट्राहेड्रल। बहुत ही सिंपल इन्फॉर्मेशन है, बहुत ही सिंपल। चलिए ये पार्ट हो जाता है। चलिए अब हम दूसरे कॉम्प्लेक्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं, वही सेम स्टेप फॉलो करते हैं जो स्टेप पर यहाँ पे लिखे हुए हैं। हाइब्रिडाइजेशन निकालिए, फिर इसके बाद में इसका ज्योमेट्री निकालिए, फिर इसके बाद में इसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज निकालिए। तो चलिए इस पोर्शन को मैं हटा देता हूँ, थोड़ा सा स्पेस चाहिए मुझे, ठीक है। ये बाकी पोर्शन आपका लिखा रहेगा ताकि हमें फिर से यूज कर सकें। आप देखिए नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है यहाँ पे, नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स दिया है, ये निकल दिया हुआ है और CO4 दिया है। ये खास तौर से अगर आप देखें तो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स है जिसके पास में नेगेटिव चार्ज दिया हुआ है, ओवरऑल चार्ज। इसमें अगर आप देखें तो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है। अच्छा, अब हम बात करते हैं इन स्टेप्स की। वीवीडी थ्योरी यूज करने के लिए हम इन स्टेप्स का फॉलो करते हैं। सबसे पहले स्टेप क्या करना है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। ये सेंट्रल मेटल एटम है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आप निकालिए। तो इसमें क्या हो जाएगा भाई, ये न्यूट्रल लिगैंड है तो ओवरऑल 0 हो जाएगा, यहाँ पर भी 0 है तो निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहेगी, 0, ठीक है। मतलब कि निकल के ऊपर एक भी चार्ज नहीं रहेगा, ठीक है भाई। नेक्स्ट स्टेप क्या है, आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सेंट्रल मेटल आयन। ये आयन तो नहीं है, एटम है, तो एटम का ही लिख लेते हैं। ये लिया है, ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो क्या हो जाएगा भाई, ये 3D8 और ये 4S2 हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या करना है, ऑर्बिटल नोटेशन लिखना है। तो चलिए ऑर्बिटल नोटेशन लिख देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, 5 बॉक्सेस हो जाते हैं, 3D8 हो गया, ये 4S 0 हो गया, नहीं 0 नहीं होगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और यहाँ पर 4p कर लीजिए। ये 4p, p के ऊपर एक भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, p ऑर्बिटल्स में एक भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। अब देखिए पहले सिंगली फिल कर लेते हैं, हुंस रूल फॉलो करते हैं।
अब फिर इसके बाद में डबल फिल कर लिया। इसमें अगर आप देखें तो 2 स्पिन है, तो चलिए भर दिया यहाँ पर, ठीक है। अब पी ऑर्बिटल आपका वेकेंट पड़ा हुआ है। अब ध्यान दीजिए भाई, जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, फोर्थ पार्ट, दैट इज स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड्स। तो आपको यहाँ पर देखना है कि इस कॉम्प्लेक्स के साथ में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लगा हुआ है या वीक फील्ड लिगेंड लगा हुआ है। देखिए जैसा कि मैंने बताया हुआ था कि अगर किसी भी लिगेंड्स में कार्बन, नाइट्रोजन एंड फास्फोरस अगर आपके डोनर एटम की तरह काम करेंगे तो वो लिगेंड हमेशा आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करेगा। मतलब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आपका दिया है कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है भाई, CO दिया हुआ है। इसमें जो डोनर एटम होता है कार्बन होता है। इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो वहाँ से पता चल जाएगा कि ये कार्बन डोनर एटम की तरह काम करेगा। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये पार्ट मैंने दिया हुआ है, कार्बन डोनर एटम होता है तो वो लिगेंड्स आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करेगा। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करेगा तो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको करना पड़ेगा। बहुत ही सिंपल इंफॉर्मेशन है, बहुत ही आसानी से ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग थ्योरी भी है। अब देखिए भाई यहाँ पे क्या करना है भाई, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आप ऐसे कर लीजिए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, उठा करके आप ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, ये तो उठा करके 1-1 कर सकते हैं। इसको लेकर के अब ये बॉक्स बिल्कुल खाली पड़ा है, इन दोनों स्पिन को लेकर के आप यहाँ पे रखिए। ये तो एक स्पिन यहाँ पे लगाएंगे, एक स्पिन ऐसे लगा देंगे तो ये भी कंप्लीट हो जाएगा। पेयरिंग कर देते हैं भाई, एक स्पिन लेकर के इसके साथ में लगा दीजिए, दूसरा स्पिन लेकर के इसके साथ में लगा दीजिए, ये बॉक्स आपका पूरा खाली हो जाता है। ये पेयरिंग कर दिया हमने। एक भी यहाँ पर आपको वेकेंट ऑर्बिटल छोड़ना नहीं है, सीक्वेंस में सभी ऑर्बिटल्स आपको फिल करने हैं और ये अरेंजमेंट करना है कि जितने भी स्पिन्स आपके अनपेयर हैं उनको पेयर कर दीजिए। हो गया भाई। अब देखिए यहाँ पे इंफॉर्मेशन चेंज हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे लगा हुआ है आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ठीक है भाई। अब ध्यान दीजिए, इसमें अगर आप देखें नेक्स्ट पॉइंट क्या है, हम लोगों ने पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कर लिया। अब हम देखते हैं कि इसमें कितने लिगेंड्स लगे हुए हैं। 4 यूनिडेंटेड न्यूट्रल लिगेंड लगा हुआ है 4, और हर एक लिगेंड्स एक लोन पेयर या इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा। तो इसको कितने ऑर्बिटल्स प्रोवाइड करने होंगे, वेकेंट 4 ऑर्बिटल्स। तो चलिए वेकेंट 4 ऑर्बिटल्स हम काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4, ये 4 ऑर्बिटल्स ये प्रोवाइड करेगा फॉर द हाइब्रिडाइजेशन विद द ऑर्बिटल्स ऑफ लिगेंड्स कंटेनिंग लोन पेयर या इलेक्ट्रॉन पेयर। तो चलिए ये पार्ट हो गया। तो इसने 4, ये बेसिकली जो ऑर्बिटल्स हम यूज कर रहे हैं बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ लिगेंड्स अटैच्ड टू द सेंट्रल एटम। कैसे लिगेंड्स, यूनिडेंटेड, ठीक है भाई। अगर यूनिडेंट डाइडेंटेड दिया हुआ है तो डाई को क्या करेंगे, वो नंबर दिया है मल्टीप्लाइड बाई 2 कर लेंगे। ट्राइडेंटेड दिया हुआ है तो वो लिगेंड्स जितने नंबर दिए हैं और मल्टीप्लाइड बाई 3 कर लेते हैं, तो ऐसा हो जाता है, ठीक है भाई। यहाँ पर ये हो गया, तो इसमें से sp3, तो यहाँ हाइब्रिडाइजेशन क्या मिल जाता है आपको, यहाँ से मिल जाएगा sp3। अगर sp3 है तो ये हो जाएगा आपका टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल ये हो गया, ये ज्योमेट्री हो जाती है। तो मतलब क्या है कि ये जो कॉम्प्लेक्स है इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3, और ये आपका है टेट्राहेड्रल बाय नेचर, टेट्राहेड्रल, बोथ आर टेट्राहेड्रल बाय नेचर। दिस कॉम्प्लेक्स इज आल्सो टेट्राहेड्रल बाय नेचर बिकॉज इसका भी हाइब्रिडाइजेशन आपका sp3 है, और ये कॉम्प्लेक्स भी आपका टेट्राहेड्रल बाय नेचर बिकॉज इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp3। अगर मैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में बात करूँ, डायमैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इस सेंट्रल मेटल एटम के पास में एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं, सभी पेयर हैं, एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। अनलाइक दिस कॉम्प्लेक्स, इसमें तो आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स थे, इसमें एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो ये डायमैग्नेटिक बाय नेचर हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों कॉम्प्लेक्स आप लोगों ने देखा होगा, दे आर टेट्राहेड्रल, व्हाई, बिकॉज दे आर sp3 हाइब्रिडाइज्ड। और ये कॉम्प्लेक्स आपका पैरामैग्नेटिक है क्योंकि इसके पास में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, और ये कॉम्प्लेक्स आपका डायमैग्नेटिक है क्योंकि इसके पास में एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है।